व्हाइट नाइट्स भाग 5। कुछ प्रेम कहानियां विवाह पर समाप्त होती हैं, कुछ प्रेम कहानियां बिछड़ने पर। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रेम पाने के लिए नहीं आता, वह केवल यह एहसास कराने के लिए आता है कि हमारा दिल अभी भी धड़क सकता है। कल्पना कीजिए, जिस लड़की से आप प्रेम करते हैं वह टूटकर आपके कंधे पर सिर रख देती है। वह आपका हाथ पकड़ती है, आपसे कहती है, शायद मैं भी आपसे प्रेम कर सकती हूं। कुछ ही क्षणों में आप उसके साथ पूरा भविष्य बना लेते हैं। एक छोटा सा घर, साथ बिताई जाने वाली शामें, थिएटर, हंसी और ऐसा जीवन जिसका आपने वर्षों से केवल सपना देखा था। लेकिन तभी अंधेरी सड़क पर एक आवाज आती है, नाश्ते का। और जिस लड़की ने अभी आपका हाथ पकड़ा था वह आपका हाथ छोड़कर किसी और की बाहों में चली जाती है। क्या कुछ क्षणों की खुशी पूरे जीवन के अकेलेपन के लिए पर्याप्त हो सकती है? क्या सच्चा प्रेम अपने प्रिय को पा लेना है या उसकी खुशी देखकर बिना शिकायत किए पीछे हट जाना? आज की रात एक स्वप्नदर्शी अपने प्रेम का इजहार करेगा। कुछ क्षण के लिए उसे लगेगा कि उसका सबसे सुंदर सपना सच हो गया है, लेकिन सुबह होने से पहले वह सब कुछ खो देगा। स्वागत है आपका फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की अमर प्रेम कथा व्हाइट नाइट्स के अंतिम भाग में। पिछले भाग में नास्तेका अपने प्रेमी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह युवक 1 वर्ष पहले मॉस्को गया था। उसे लौटकर नास्तेका से विवाह करने का वादा किया था। 1 वर्ष बीत गया। वह सेंट पीटर्सबर्ग लौट भी आया, लेकिन नास्तेका से मिलने नहीं आया। स्वप्नदर्शी ने नास्तेका का पत्र उसके परिचित लोगों तक पहुंचा दिया था। नास्तेका को विश्वास था कि पत्र का उत्तर अवश्य आएगा। वह तीसरी सफेद रात को तय समय से 1 घंटे पहले नदी के किनारे पहुंच गई। हर आती हुई परछाई में वह अपने प्रेमी को खोज रही थी, लेकिन वह नहीं आया। रात के 11 बज गए, ना कोई पत्र आया, ना कोई संदेश। नास्तेका की खुशी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। उसने स्वप्नदर्शी से पूछा, वह आप जैसा क्यों नहीं है? आप मेरी चिंता करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मेरी पीड़ा समझते हैं, फिर भी मैं उससे आपसे अधिक प्रेम क्यों करती हूं? स्वप्नदर्शी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह नास्तेका से प्रेम करने लगा था, लेकिन नास्तेका उसे केवल अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। जाते जाते नास्तेका ने उससे पूछा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? अगले दिन बारिश हुई। नास्तेका मिलने नहीं आई, लेकिन स्वप्नदर्शी फिर भी उस स्थान पर गया। वह नास्तेका के घर तक पहुंचा, लेकिन उसकी खिड़की की ओर देखने का साहस नहीं कर पाया। उसने स्वयं को समझाया, शायद नास्तेका और उसका प्रेमी इस समय साथ होंगे। शायद अगली रात नास्तेका उसे अपनी खुशी के बारे में बताएगी। लेकिन अगली रात नास्तेका के पास खुशी नहीं थी। उसके पास केवल एक प्रश्न था, मेरा पत्र कहां है? चौथी सफेद रात। रात के लगभग 9 बजे स्वप्नदर्शी फिर उसी स्थान पर पहुंचा। दूर से ही उसे नास्तेका को देख लिया। वह ठीक उसी तरह नदी की रेलिंग पर झुकी हुई थी जैसे उनकी पहली मुलाकात की रात। उसकी कोहनियां रेलिंग पर थी, नजरें नदी की ओर थी। वह इतनी गहराई से अपने विचारों में खोई थी कि उसे स्वप्नदर्शी के आने की आहट भी सुनाई नहीं दी। स्वप्नदर्शी के कदम भारी हो गए। उसके पास न कोई पत्र था, न कोई उत्तर, केवल एक सच्चाई थी जिसे सुनने के लिए नास्तेका तैयार नहीं थी। उसने स्वयं को संभालते हुए पुकारा, नास्तेका। नास्तेका तेजी से उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। वह तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ? जल्दी बताइए, पत्र कहां है? आप पत्र लाए हैं ना? स्वप्नदर्शी उसे देखता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह उसके हाथ में पत्र आ जाए। वह चाहता था कि वह झूठ बोल सके। हाँ नास्तेका, उसका उत्तर आया है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। कोई पत्र नहीं आया। नास्तेका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया, मानो यदि
उसने उसे छोड़ दिया तो वह स्वयं गिर जाएगी। कुछ क्षण तक वह बिना हिले स्वप्नदर्शी को देखती रही। उसकी आंखों में एक आखिरी प्रश्न था, क्या वह स्वयं आया? स्वप्नदर्शी ने सिर झुका लिया, नहीं, वह भी नहीं आया। उस एक उत्तर ने नास्तिका की अंतिम उम्मीद तोड़ दी। बहुत देर तक नास्तिका कुछ नहीं बोली। फिर उसने नीचे देखते हुए कहा, ठीक है। उसकी आवाज कांप रही थी। ईश्वर उसके साथ रहे। यदि वह मुझे इस तरह छोड़ सकता है तो ईश्वर उसके साथ रहे। उसने स्वप्नदर्शी की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उठ नहीं पाई। वह दोबारा नदी की ओर मुड़ी, अपनी कोहनियां रेलिंग पर रखी और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। स्वप्नदर्शी ने उसे पहले भी रोते देखा था, लेकिन आज उसके आंसू अलग थे। पहली रात उसके आंसुओं में प्रतीक्षा थी, आज उसके आंसुओं में अपमान था। एक व्यक्ति का न लौटना दुख देता है, लेकिन बिना कोई उत्तर दिए चले जाना मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद उसका प्रेम कभी महत्वपूर्ण था ही नहीं। स्वप्नदर्शी उसके पास गया। नास्तिका, कृपया मत रोइए। नास्तिका ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे संतावना मत दीजिए। अब यह मत कहिएगा कि वो आएगा। यह मत कहिए कि उसे पत्र नहीं मिला होगा। यह मत कहिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। 3 दिन हो गए हैं, 3 पूरे दिन। वह कम से कम एक पंक्ति तो लिख सकता था। वह लिख सकता था, नास्तिका, मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता। वह लिख सकता था, मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। वह मुझे अस्वीकार कर सकता था, लेकिन यह चुप्पी क्यों? क्या मैं इतनी भी योग्य नहीं थी कि मुझे एक उत्तर मिलता? क्या मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? क्या उसके लिए मुझे हर इस तरह तक प्रतीक्षा करना इतना आसान था? मेरी केवल एक गलती थी, मैंने उससे प्रेम किया। मैं स्वयं उसके कमरे में गई, मैं उसके सामने रोई। मैंने उससे मुझे अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। मैंने अपना पूरा हृदय उसके सामने रख दिया। क्या इसी कारण वह मुझे इतना छोटा समझता है? क्योंकि उसे पता था कि मैं उससे प्रेम करती हूं? नास्तिका ने अचानक आंसू पूछे। उसकी आंखों में एक बेचैन चमक आ गई। नहीं, यह संभव नहीं है। शायद आपको कोई गलती हुई है। शायद वह पत्र उस तक पहुंचा ही नहीं। हो सकता है उसे मेरे बारे में कोई गलत बात बता दी गई हो। शायद वह अभी भी कुछ नहीं जानता। उसने स्वप्नदर्शी का हाथ पकड़ लिया। आप ही बताइए, क्या कोई व्यक्ति इस तरह व्यवहार कर सकता है? वह मुझे कम से कम एक उत्तर क्यों नहीं देगा? क्या किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी इतनी कठोरता की जाती है? स्वप्नदर्शी ने तुरंत कहा, मैं कल उसके पास जाऊंगा। मैं उससे सीधे बात करूंगा। मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। नास्तिका की आंखों में एक क्षण के लिए उम्मीद लौटी। सच? आप उससे बात करेंगे? हां, आप एक और पत्र लिखिए। इस बार मैं स्वयं उसे उत्तर देने के लिए कहूंगा। लेकिन नास्तिका ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अब और नहीं, ना कोई पत्र, ना कोई विनती। बस, मैं उसे नहीं जानती, मैं उसे प्रेम नहीं करती, मैं उसे भूल जाऊंगी। वह अपने ही शब्द पूरे नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी मैं उसे भूल जाऊंगी उस व्यक्ति का सबसे बड़ा झूठ होता है जो अभी भी पूरी तरह उससे प्रेम में होता है। आप ऐसा नहीं करते ना? स्वप्नदर्शी ने नास्तिका को बेंच पर बैठाया। नास्तिका ने आंसू पोंछने की कोशिश की। फिर कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने स्वप्नदर्शी का हाथ पकड़ लिया। मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा नहीं करते ना? स्वप्नदर्शी ने उसकी ओर देखा। क्या? यदि कोई लड़की स्वयं आपके पास आती, यदि वह आपको बताती कि वह आपसे प्रेम करती है, यदि वह अकेली होती, यदि उसे समझ नहीं आता कि अपने दिल को कैसे संभाले, तो आप उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाते ना? आप उसके प्रेम का मजाक नहीं बनाते?
आप उसे उत्तर दिए बिना 3 दिन प्रतीक्षा नहीं कराते? आप उसका ध्यान रखते? आप यह समझते कि प्रेम करना उसकी गलती नहीं है? नास्तिका के हर शब्द के साथ स्वप्नदर्शी के भीतर दबा प्रेम बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। वह नास्तिका को यह कहते नहीं सुन सकता था कि कोई उसे प्रेम करने योग्य नहीं समझता, जबकि उसका अपना हृदय नास्तिका के लिए धड़क रहा था। वह अचानक खड़ा हो गया। नास्तिका चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। आप मुझे यातना दे रही हैं, आप मेरे हृदय को घायल कर रही हैं। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। नास्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? स्वप्नदर्शी की आवाज कांप रही थी। मैं जो कहने जा रहा हूं वह शायद मूर्खता है, असंभव है, और शायद मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आज आपको इस तरह रोते देखकर मैं अपने भीतर की बात और नहीं रोक सकता। मुझे पहले क्षमा ही कर दीजिए। नास्तिका ने आंसू पोंछते हुए कहा। बताइए, क्या बात है? स्वप्नदर्शी ने गहरी सांस ली। वर्षों से सपनों में जीने वाला वह युवक पहली बार वास्तविक जीवन में अपने दिल का सत्य कहने जा रहा था। उसने नास्तिका की ओर देखा और कहा, यह संभव है, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूं नास्तिका। हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब सब कुछ कह दिया गया है। वह पहले से जानती थी। नास्तिका कुछ क्षण उसे देखती रही। उसके चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन पूरी तरह अनजान होने का आश्चर्य नहीं। उसने धीरे से कहा, बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। स्वप्नदर्शी चौंका। नास्तिका ने नजरें झुका ली। मुझे पहले से पता था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि आप मुझे केवल बहुत पसंद करते हैं। स्वप्नदर्शी की आंखें भर आईं। पहले शायद यह केवल पसंद थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसी स्थान पर हूं जहां 1 वर्ष पहले आप थी। आप अपने कपड़ों का बंडल लेकर उसके कमरे में गई थी, और आज मैं अपना पूरा हृदय आपके सामने लेकर खड़ा हूं। लेकिन मेरी स्थिति आपसे भी अधिक कठिन है, क्योंकि जब आप उसके पास गई थी तब वह किसी और को प्रेम नहीं करता था, और आप अभी भी उससे प्रेम करती हैं। मेरे आंसू आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। नास्तिका उलझन में थी। उसके गाल लाल हो गए। वह कभी स्वप्नदर्शी की ओर देखती, कभी नीचे। स्वप्नदर्शी ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने आपको कठिन स्थिति में डाल दिया है। शायद मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे अपना प्रेम छिपा कर रखना चाहिए था। मैं आपका मित्र था और अभी भी आपका मित्र हूं। मैंने आपके विश्वास को धोखा नहीं दिया। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा। मैं केवल इसलिए बोल पड़ा क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखिए, मेरे आंसू गिर रहे हैं, उन्हें गिरने दीजिए। वे किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। कुछ समय बाद सूख जाएंगे। नास्तिका ने तुरंत उसे बेंच पर बैठाना चाहा। बैठ जाइए, कृपया इस तरह मत रोइए। लेकिन स्वप्नदर्शी ने सिर हिला दिया। नहीं, अब मुझे चले जाना चाहिए। अब आप मुझे दोबारा नहीं देख पाएंगी। नास्तिका ने घबराकर कहा, नहीं, मैं आपको दूर नहीं भेज रही। स्वप्नदर्शी ने कहा, मैं आपको अपने प्रेम से परेशान नहीं करना चाहता। मैं आपकी पीड़ा में एक और पीड़ा नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन मुझे केवल इतना कह लेने दीजिए। जब आप यहां बैठकर रो रही थी, जब आपको लग रहा था कि आपका प्रेम अस्वीकार कर दिया गया है, तब मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर आपके लिए कितना प्रेम है। मेरा हृदय टूट रहा था, क्योंकि मेरा प्रेम आपको आपकी पीड़ा से बचा नहीं सकता था। मैं गरीब हूं, साधारण हूं, मेरे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। लेकिन यदि कभी आप मुझसे प्रेम कर पाती तो मेरा प्रेम आपके लिए कभी बोझ नहीं बनता। चाहे आपके दिल में उसके लिए कुछ भावना बाकी रहती, फिर भी मैं आपसे शिकायत नहीं करता। मैं आपको अपराधी महसूस नहीं कराता। आपके पास हमेशा एक ऐसा हृदय होता जो आपका आभारी होता, जो आपकी
एक मुस्कान के लिए अपना सब कुछ दे सकता था। आप केवल इतना महसूस करती कि आपके पास कोई है जो आपको बिना शर्त प्रेम करता है। क्या आप प्रतीक्षा कर सकते हैं? नास्तिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह उठी और अपने रूमाल से स्वप्नदर्शी के आंसू पोंछने लगी। मत रोइए, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। मेरे साथ चलिए, शायद मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वप्नदर्शी ने कहा, आप केवल मुझ पर दया कर रही हैं। मैं आपकी दया नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा। नास्तिका ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। रुकिए, उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या आप प्रतीक्षा कर सकते हैं? स्वप्नदर्शी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। किस बात की प्रतीक्षा? नास्तिका की आवाज कांप रही थी। मैं उससे प्रेम करती हूं, शायद अभी भी करती हूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं उसे भूल जाऊंगी। मुझे भूलना होगा। वह मेरे प्रेम के योग्य नहीं है। उसने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। और आप मेरे साथ रो रहे हैं। आप मुझे अस्वीकार नहीं किया। आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया। आपने मेरी कमजोरी का मजाक नहीं बनाया। आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मुझे संभाला। और सच कहूं तो मैं आपसे भी प्रेम करती हूं। शायद अभी आपके प्रेम जितना नहीं, लेकिन मैं करती हूं। नास्तिका का सिर स्वप्नदर्शी के कंधे पर आ गया। वह बहुत देर तक रोती रही। फिर उसने कहा, मेरे बारे में यह मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी बदल गई। मैंने पूरे 1 वर्ष उससे प्रेम किया है। एक भी दिन मैंने अपने मन में उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे प्रेम का अपमान किया। शायद वह प्रेम केवल एक भ्रम था। शायद इसलिए जन्मा था क्योंकि मैं दादी के पास बंधी रहती थी, क्योंकि मैंने जीवन देखा ही नहीं था, क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने मेरे सामने बाहरी दुनिया का दरवाजा खोला। शायद मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से जो मुझे समझे, जो मुझ पर दया नहीं सम्मान करे, जो मेरी रक्षा करे। वह स्वप्नदर्शी की ओर मुड़ी। यदि आपका प्रेम इतना गहरा है कि एक दिन वह मेरे पुराने प्रेम को मेरे दिल से दूर कर सके, यदि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, यदि आप मुझे हमेशा इसी तरह प्रेम करेंगे, तो मैं वादा करती हूं एक दिन मेरा प्रेम भी आपके प्रेम के योग्य होगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? स्वप्नदर्शी ने उसका दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नास्तिका, मेरी नास्तिका। कुछ ही क्षण पहले दोनों रो रहे थे, अब दोनों बच्चों की तरह हंसने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। कभी आगे चलते, फिर अचानक वापस मुड़ जाते, कभी नदी के पास रुकते, कभी सड़क पार कर दूसरी ओर चले जाते। उनकी बातें पूरी तरह असंबंधित थी, लेकिन उस समय हर बात उन्हें महत्वपूर्ण लग रही थी, क्योंकि पहली बार वे अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। मैं इस समय अकेला रहता हूं। मेरी आय बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हम किसी तरह संभाल लेंगे। नास्तिका तुरंत बोली, दादी की पेंशन है, वह हम पर बोझ नहीं होंगी। हम दादी को अपने साथ रखेंगे, निश्चित रूप से। और आपकी मैटरोना, वह भी हमारे साथ रहेगी। हमारे पास फ्योकला भी है। मैटरोना अच्छी महिला है, लेकिन उसमें इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है। नास्तिका हंस पड़ी। कोई बात नहीं, फ्योकला और मैटरोना साथ रह लेंगी। फिर नास्तिका अचानक उत्साहित होकर बोली, आप हमारे घर क्यों नहीं आ जाते? ऊपर वाला कमरा खाली है, आप उसे किराए पर ले सकते हैं। कल ही अपना सामान लेकर आ जाइए। स्वप्नदर्शी ने बिना सोचे कहा, कल ही आ जाऊंगा। मुझे अपने पुराने कमरे का थोड़ा किराया देना बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे शीघ्र सैलरी मिल जाएगी। नास्तिका ने कहा, और मैं पढ़ाई करूंगी, फिर बच्चों को लेसन्स दूंगी, मैं भी कुछ कमाऊंगी। हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरा जीवन बना लिया। दादी उनके साथ होंगी, मैट्रोना और फ्योकला साथ रहेंगी, स्वप्नदर्शी ऊपर के कमरे में रहेगा, नास्तिका लेसन्स देगी, वह काम करेगा,
दोनों शाम को बाहर जाएंगे, हम थिएटर जाएंगे। स्वप्नदर्शी ने कहा, फिर से द बार्बर और सेवाइल देखने। नास्तिका एक क्षण चुप हुई, फिर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं, इस बार कोई दूसरा नाटक देखेंगे, क्योंकि द बार्बर ऑफ सेवाइल उसे उस व्यक्ति की याद दिलाता था जिसे वह कुछ क्षण पहले पीछे छोड़ने का निर्णय ले चुकी थी। क्या यह प्रेम था या टूटे दिलों का सहारा? वे हंस रहे थे, भविष्य की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सत्य भी चल रहा था। नास्तिका का पुराना प्रेम अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, वह केवल घायल था। और स्वप्नदर्शी उस घायल हृदय के पास आशा लेकर खड़ा था। क्या नास्तिका सचमुच उससे प्रेम करने लगी थी, या उस समय उसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे छोड़कर ना जाए? कभी कभी दुख में मिला सहारा हमें प्रेम जैसा दिखाई देता है, और कभी कभी वही सहारा सचमुच प्रेम बन जाता है। उस रात दोनों में से कोई भी इसका उत्तर नहीं जानता था, लेकिन स्वप्नदर्शी को उत्तर की आवश्यकता भी नहीं थी। उसने वर्षों तक किसी के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, और आज पहली बार कोई उसके साथ उस सपने में चल रहा था। नास्तिका बार बार कहती, अब मुझे घर जाना चाहिए। दोनों उसके घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर से उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। हम फिर यहाँ कैसे आ गए? नास्तिका हंसती हुई बोली, शायद हम घर जाना ही नहीं चाहते, स्वप्नदर्शी ने कहा। वे फिर चल पड़ते, फिर किसी नई योजना पर रुक जाते, फिर हंसते, फिर रोते। नास्तिका कभी अचानक उदास हो जाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। स्वप्नदर्शी का दिल डर से भर जाता। क्या वह फिर उस व्यक्ति को याद कर रही थी? लेकिन नास्तिका उसका हाथ दबाकर कहती, कुछ नहीं, बात करते रहिए, मुझे आपकी आवाज सुननी है। उस रात समय उनके लिए सीधी रेखा में नहीं चल रहा था। वह कभी तेज भागता, कभी रुक जाता, कभी उन्हें लगता कि केवल कुछ मिनट ही बाकी हैं, बीते हैं। कभी ऐसा लगता कि उन्होंने एक पूरा जीवन साथ जी लिया है। अंततः नास्तिका ने कहा, अब सचमुच बहुत देर हो गई है, इस बार हमें घर पहुंचना ही होगा। स्वप्नदर्शी हंसा, हाँ, इस बार पक्का। दोनों साथ चलने लगे। आकाश साफ था, सफेद रात इतनी हल्की रोशनी पूरे शहर में फैली हुई थी। चांद बादलों के बीच चमक रहा था। नास्तिका, आकाश देखिए, कल का दिन कितना सुंदर होगा। वह नीला आकाश देखिए, चांद कितना साफ है। वह पीला बादल देखिए, वह चांद को ढकने जा रहा है। देखिए, वह बादल आगे निकल गया, चांद फिर दिखाई देने लगा। नास्तिका ने आकाश की ओर नहीं देखा। वह अचानक रुक गई, उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। एक क्षण बाद वह स्वप्नदर्शी के करीब आ गई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने स्वप्नदर्शी की बांह पकड़ ली। सामने से एक युवक आ रहा था। वह उसके पास से गुजरा, कुछ कदम आगे गया, फिर अचानक रुक गया। उसने मुड़कर दोनों को ध्यान से देखा। स्वप्नदर्शी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, नास्तिका, यह कौन है? नास्तिका स्वप्नदर्शी से और अधिक सट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह फुसफुसाई, वही है। स्वप्नदर्शी के पैरों के नीचे से जमीन जैसे गायब हो गई। कुछ क्षण पहले तक वह नास्तिका के साथ भविष्य की योजना बना रहा था। अब उसका अतीत उसके सामने खड़ा था। नास्तिका, नास्तिका, क्या यह तुम हो? नास्तिका चीख उठी। उसने स्वप्नदर्शी की बांह छोड़ दी और दौड़कर उस युवक की ओर चली गई। वह उसके पास पहुंची, उसका हाथ पकड़ा और अगले ही क्षण उसकी बाहों में चली गई। स्वप्नदर्शी वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह टूट चुका था। वह उन्हें देख रहा था, लेकिन मानो कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ क्षण पहले नास्तिका ने उसका हाथ स्वीकार किया था। कुछ क्षण पहले उसके घर आने की योजना बना रही थी। कुछ क्षण पहले दोनों ने साथ जीवन जीने का सपना देखा था, और अब वह किसी दूसरे व्यक्ति की बाहों में थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका स्वप्नदर्शी ने अपेक्षा नहीं की थी। नास्तिका अचानक उस युवक से अलग हुई। वह तेजी से वापस स्वप्नदर्शी की ओर दौड़ी। स्वप्नदर्शी कुछ समझ पाता उससे पहले नास्तिका ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और उसके चेहरे पर
एक गर्म, कोमल और भावनाओं से भरा हुआ चुंबन दिया। वह चुंबन प्रेम का वादा नहीं था, वह विदाई थी, आभार था, क्षमा थी और शायद उस जीवन का अंतिम स्पर्श था जो कुछ क्षणों के लिए ही उनका हो सकता था। नास्तेका ने कुछ नहीं कहा। वह फिर मुड़ी, उस युवक के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चली गई। स्वप्नदर्शी वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक। वह दोनों को दूर जाते हुए देखता रहा। दो परछाइयां धीरे धीरे रात में छोटी होती गई और अंततः उसकी आंखों से ओझल हो गई। नास्तेका चली गई थी, उसका प्रेमी लौट आया था। 1 वर्ष पुराना वादा पूरा हो गया था और स्वप्नदर्शी का सपना जन्म लेने के कुछ ही क्षण बाद समाप्त हो गया था। 4 रातों में उसने जितना जीवन महसूस किया था उतना शायद पिछले कई वर्षों में नहीं किया था। उसने मित्रता महसूस की, प्रतीक्षा महसूस की, ईर्ष्या, आशा, प्रेम और फिर बिछड़ना। वह फिर अकेला था, लेकिन अब उसका अकेलापन पहले जैसा नहीं था। पहले वह नहीं जानता था कि किसी का हाथ पकड़ना कैसा होता है। अब वह जानता था। पहले उसके पास खोने के लिए कोई स्मृति नहीं थी, अब उसके पास नास्तेका थी। कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन में आना अकेलेपन को समाप्त नहीं करता, वह केवल हमें यह समझा देता है कि हम कितने अकेले हैं। रात समाप्त हुई, सुबह हुई, लेकिन वह उजली सुबह नहीं थी। आकाश बादलों से ढका था, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। कमरे में अंधेरा था, बाहर सब कुछ धूसर दिखाई दे रहा था। स्वप्नदर्शी का सिर भारी था, शरीर में बुखार जैसा महसूस हो रहा था। वह पूरी रात सो नहीं पाया था। नास्तेका का अंतिम चुंबन, उसका किसी और के साथ चले जाना और उनकी कुछ मिनट की योजनाएं, सब कुछ उसके मन में बार बार घूम रहा था। तभी मैट्रोना कमरे में आई। उसके हाथ में एक पत्र था। आपके लिए यह पत्र आया है। स्वप्नदर्शी तुरंत उठ बैठा। पत्र? किसका है? मैट्रोना ने सहजता से कहा, मुझे नहीं पता, आप स्वयं देख लीजिए। स्वप्नदर्शी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र नास्तेका का था। मेरे प्रिय मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे घुटनों के बल क्षमा मांगती हूं। मैंने आपको धोखा दिया और स्वयं को भी। वह सब एक सपना था, एक भ्रम। लेकिन आज मेरा हृदय आपके लिए दुखी हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे नाराज मत होना। मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं बदला। मैंने कहा था कि मैं आपसे प्रेम करूंगी। मैं आज भी आपसे प्रेम करती हूं, शायद प्रेम से भी अधिक। काश मैं आप दोनों से एक साथ प्रेम कर पाती। काश आप वही होते और वह आप जैसा होता। स्वप्नदर्शी ने पत्र पढ़ना रोक दिया। उसके मन में वही शब्द गूंजने लगे, काश वह आप होते, काश वह आप जैसा होता। नास्तेका उसके प्रेम का मूल्य जानती थी, लेकिन उसका हृदय चुन चुका था और हृदय अक्सर उस व्यक्ति को नहीं चुनता जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। आपका प्रेम मेरी स्मृति में रहेगा। मुझे पता है कि आप उदास होंगे, मैंने आपको घायल किया है, लेकिन आप जानते हैं, जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह अंततः क्षमा कर देता है। आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उस प्रेम के लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपका प्रेम मेरी स्मृति में एक सुंदर सपने की तरह रहेगा, ऐसा सपना जो जागने के बाद भी बहुत देर तक मन में बना रहता हो। मैं उस क्षण को कभी नहीं भूलूंगी जब आपने मेरे सामने अपना हृदय खोल दिया, जब आपने मेरे टूटे हुए दिल को स्वीकार किया, जब आपने उसे संभालने, उसकी रक्षा करने और उसे ठीक करने की इच्छा जताई। आपने मुझे अपने प्रेम से बांधने की कोशिश नहीं की, आपने मुझे स्वतंत्र रखा। इसलिए आपकी स्मृति मेरे भीतर हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ जीवित रहेगी। पत्र में आगे लिखा था, हम फिर मिलेंगे, आप हमारे घर आएंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हमेशा मेरे मित्र रहेंगे। मेरे भाई, जब आप मुझे देखेंगे
तो मुझे अपना हाथ देंगे ना? आपने मुझे क्षमा कर दिया है ना? आप मुझसे पहले की तरह प्रेम करेंगे ना? कृपया मुझे अपने प्रेम से वंचित मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपके प्रेम के योग्य बनना चाहती हूँ। अगले सप्ताह मेरा उससे विवाह होने वाला है। वह मुझसे प्रेम करता हुआ वापस आया है। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। आप मेरे पत्र में उसके बारे में पढ़कर नाराज नहीं होंगे ना? मैं उसके साथ आपसे मिलने आना चाहती हूँ। आप उसे पसंद करेंगे, है ना? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे याद रखिए और मुझसे प्रेम कीजिए। आपकी नास्तेका। वह कमरा अचानक जो बूढ़ा हो गया था। स्वप्नदर्शी ने एक पत्र एक बार में पढ़ा, फिर दोबारा, फिर बार बार। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र उसके हाथ से गिर गया। वह अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। तभी मैट्रोना ने उत्साह से कहा, मैंने छत के सारे जाले साफ कर दिए हैं। अब आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं या घर में कोई सेलिब्रेशन रख सकते हैं। स्वप्नदर्शी ने मैट्रोना की ओर देखा। वह वही मैट्रोना थी, स्वस्थ, सामान्य, लेकिन न जाने क्यों उसे अचानक वह बहुत बूढ़ी दिखाई देने लगी। उसकी आंखों की चमक खो गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, शरीर झुक गया था। फिर उसने अपने कमरे की ओर देखा। उसे लगा कमरा भी अचानक बूढ़ा हो गया है। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका है, फर्श पुराना हो गया है, हर वस्तु पर उदासी जमा है। छत पर जाले पहले से अधिक घने हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने का मकान भी पुराना और टूटा हुआ दिखाई दिया। दीवारों की परत उतर रही थी, खिड़कियां धुंधली थी। आकाश में थोड़ी देर के लिए धूप दिखाई दी, लेकिन तुरंत बारिश और बादलों ने उसे ढक लिया। शायद संसार वैसा ही था, लेकिन स्वप्नदर्शी बदल गया था, क्योंकि जब हमारे भीतर आशा होती है तो पुरानी दीवारें भी सुंदर लगती हैं, और जब आशा टूटती है तो पूरा संसार बूढ़ा दिखाई देने लगता है। एक क्षण के लिए स्वप्नदर्शी को अपना भविष्य दिखाई दिया। 15 वर्ष बाद वही कमरा, वही दीवारें, वही खिड़की, वही मैट्रोना और वही अकेलापन। उसके बाल सफेद हो चुके होंगे, चेहरा थक चुका होगा, सपने देखने की शक्ति कम हो चुकी होगी, लेकिन नास्तेका की स्मृति शायद तब भी वैसी ही होगी। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे केवल कुछ रातों के लिए आते हैं, लेकिन उन कुछ रातों में वे हमारी स्मृति पर ऐसा नाम लिख देते हैं जिसे वर्षों का समय भी नहीं मिटा पाता। क्या वह नास्तेका से नाराज था? स्वप्नदर्शी के पास नास्तेका से नाराज होने के कई कारण थे। उसने उसका हाथ स्वीकार किया, उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाई, और फिर कुछ क्षणों बाद उसे छोड़कर चली गई। लेकिन क्या नास्तेका ने सचमुच उसे धोखा दिया था? उसने कभी अपने पुराने प्रेम को पूरी तरह भुलाने का दावा नहीं किया था। वह टूटी हुई थी, भ्रमित थी। उसने स्वप्नदर्शी के प्रेम में सुरक्षा देखी थी, लेकिन जब उसका पुराना प्रेम सामने आया, उसका हृदय उसी की ओर लौट गया जहां वह पूरे 1 वर्ष से था। प्रेम हमेशा न्यायपूर्ण होता है, लेकिन हर अन्याय जानबूझकर भी नहीं किया जा सकता। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें इसलिए चोट नहीं पहुंचाता कि वह क्रूर है, वह हमें इसलिए चोट पहुंचा देता है क्योंकि उसका हृदय उसके नियंत्रण में नहीं होता। स्वप्नदर्शी ने पत्र उठाया। उसने नास्तेका की लिखावट को देखा। फिर मन ही मन उसने कहा, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूं नास्तेका? मैं आपकी खुशी पर अपनी शिकायत का बादल कैसे डाल सकता हूं? मैं आपको अपराध बोध देकर आपके विवाह के दिन आपका हृदय क्यों दुखाऊं? मैं आपके बालों में सजी किसी एक फूल को भी अपने दुख से क्यों कुचलूं? नहीं नास्तेका, आपका आकाश हमेशा साफ रहे, आपकी मुस्कान हमेशा उजली रहे, आप उस व्यक्ति के साथ प्रसन्न रहे जिसे आपका हृदय चाहता है, और उस एक क्षण के लिए आपका धन्यवाद जब आपने एक अकेले कृतज्ञ हृदय को खुशी दी। क्या एक क्षण पर्याप्त है? एक क्षण की खुशी क्या वह पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है?
स्वप्नदर्शी के पास नास्तिका नहीं थी। उसके पास कोई विवाह नहीं था, कोई साझा घर नहीं, कोई भविष्य नहीं। उसके पास केवल 4 सफेद रातें थी, एक नदी का किनारा, एक बेंच, एक हाथ का स्पर्श, एक अंतिम चुम्बन और एक पत्र। लेकिन उन 4 रातों में उसने वास्तविक जीवन को छुआ था। वह केवल सपनों में प्रेम करने वाला युवक नहीं रहा था, उसने सचमुच किसी को प्रेम किया था, बिना पाने की शर्त के, बिना शिकायत के, और अंत में बिना बदला मांगे उसे जाने दिया। व्हाइट नाइट्स केवल एक अधूरी प्रेम कथा नहीं है, यह अकेलेपन की कहानी है। जब अकेलेपन, उस अकेलेपन की जिसमें मनुष्य अपने लिए एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। यह उम्मीद की कहानी है, उस उम्मीद की जो हमें एक रात में पूरा भविष्य दिखा देती है। यह प्रेम की कहानी है, उस प्रेम की जो हमेशा प्राप्ति में नहीं बदलता। और यह स्मृति की कहानी है, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति हमारा नहीं बनता वही हमारे भीतर सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। नास्तिका को उसका प्रेम मिल गया, लेकिन स्वप्नदर्शी को क्या मिला? एक क्षण की खुशी और शायद अपने जीवन की सबसे सुंदर स्मृति। कुछ प्रेम कहानियां हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम कैसे पाया जा सकता है, वे हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम में खोकर भी मनुष्य के भीतर कोमलता कैसे बची रह सकती है। स्वप्नदर्शी चाहता तो नास्तिका से नाराज हो सकता था, उसे दोष दे सकता था, उसकी खुशी को अपने दुख से दूषित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि शायद सच्चा प्रेम वही है जिसमें हमारे प्रिय की मुस्कान हमारी अपनी जीत से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और अंत में स्वप्नदर्शी ने केवल इतना पूछा, हे ईश्वर, एक पूरा क्षण खुशी का, क्या वह मनुष्य के पूरे जीवन के लिए कम है? शायद इसका उत्तर हम में से प्रत्येक को स्वयं देना होगा। क्या आप ऐसी स्मृति को आशीर्वाद मानेंगे जो आपको जीवन भर मुस्कुराए भी और रुलाए भी? क्या आप उस व्यक्ति को क्षमा कर पाएंगे जिसने आपको प्रेम तो दिया लेकिन कुछ क्षणों के लिए? कमेंट में जरूर बताइए, क्या एक क्षण का प्रेम पूरे जीवन के अकेलेपन से अधिक मूल्यवान हो सकता है? व्हाइट नाइट्स की इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। वीडियो ने आपको दिल से छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसके पास भी कोई सुंदर लेकिन अधूरी स्मृति हो। और विश्व प्रसिद्ध साहित्य दर्शन और मानवीय भावनाओं की ऐसी कहानियां सरल हिंदी में सुनने के लिए फिलोसफी एंड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।